स्टार्टअप की दुनिया में मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक बिजनेस मॉडल लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। किसी की शेयर बाजार में पिटाई हो रही तो कोई ऊंची वैल्यूएशन के लिए पूंजी के लिए तरस रहा है। नतीजा बेहात होते घाटे और इनको पाटने के लिए हजारों नौकरियों की कुर्बानी। ताजा घटनाक्रम में अमेजन ने 18,000 लोगों को नौकरियों से निकालने की घोषणा की है। पहले कंपनी की ओर से 10,000 लोगों को निकालने की योजना थी, लेकिन बुधवार को कंपनी की ओर से 8,000 ज्यादा लोगों की छटनी करने की बात कही गई है। इसके अलावा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी सेल्सफोर्स ने भी 10% स्टाफ को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। सर, आईटी क्षेत्र में क्या छटनी का एक और दौर शुरू हो रहा है? हाँ, ये दूसरा दौर है और ये दूसरा दौर नए साल की शुरुआत के साथ आ रहा है। यानी अगर आप पूरे पिछले साल देखते रहे हो तो आईटी स्टॉक्स में, आईटी कंपनियों में, भारत में भी और पूरी दुनिया में एक खास किस्म का मेल्टडाउन दिखाई दिया था और ये माना गया था कि .com बबल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेल्टडाउन है। इस बार के मेल्टडाउन में सिर्फ स्टार्टअप कंपनियां ही नहीं फंसी, बल्कि स्थापित कंपनियां जिनके बड़े ब्रांड हैं, जिनके पास सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन कंपनियों को भी गहरी चोट लगी। पिछले साल नस्डैक में तेज गिरावट आई, भारत के सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बुरी तरह पिटे। यह माना जा रहा था कि परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी, पर अब हम जैसे ही नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, एप्पल, टेस्ला इनके शेयरों में, नेटफ्लिक्स इनके शेयरों में गिरावट की तो खबरें आ ही रही हैं। रोजगारों में छटनी की एक और लहर या एक और बड़ा दौर शुरू हो रहा है। अमेजन ने 18,000 नौकरियां कम करने की बात कही है पूरी दुनिया में, इसमें भारत भी शामिल होगा। 18,000 नौकरियां अमेजन पूरी दुनिया में खत्म करेगी और इनमें भारत में भी की जाने वाली नौकरियों में कटौती शामिल होगी। इसके अलावा एप्पल ने अपनी नई हायरिंग बंद कर दी है। एप्पल के स्टॉक्स में तेज गिरावट आई है। कुछ और कंपनियां हैं, एडोब, शाइम, सिस्को, कॉइनबेस, डापर लैब्स और भी फिनटेक से जुड़े हुए स्टार्टअप या जो बिटकॉइन और डीफाई से, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वहां एक और दौर की छटनी शुरू होने वाली है। इधर भारत में स्टार्टअप कंपनियों के नतीजे एक साल बाद चूंकि आते हैं, वैसी कंपनियां जो बाजार में सूचीबद्ध नहीं है वो अपनी बैलेंस शीट एक साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कंपनी रजिस्ट्रार्स के पास प्रस्तुत करती हैं। पिछले 5-6 दिन से भारत के स्टार्टअप कंपनियों से घाटों की बड़ी बड़ी खबरें हमारे सामने तैर रही हैं, जो इस बात की फिर आसार बना रही हैं कि एक राउंड की या एक बार की जॉब कट या नौकरियों में कटौती इन भारतीय स्टार्टअप्स में भी आ सकती है। चलिए, स्टार्टअप में एक समस्या है छटनी की, अब बात करते हैं घाटे की। ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील के घाटे वित्त वर्ष 2022 में 4 गुना बढ़कर 510 करोड़ रुपए पहुंच गए। हालांकि कमाई 14% बढ़कर 539 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी के खर्चे 68% बढ़ गए हैं, 68% का उछाल आया और ये बढ़कर 1070 करोड़ रुपए हो गए। इसी तरह फिनटेक स्टार्टअप भारत पे को वित्त वर्ष 2022 में 5,594 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए, 5,594 करोड़ रुपए का नुकसान जिस कंपनी को हुआ है, उसकी आय कितनी होगी? उसकी आय सिर्फ है 321 करोड़ रुपए। सर, इन दोनों कंपनियों के घाटे की सबसे बड़ी वजह? स्नैपडील का घाटा, स्नैपडील के रेवेन्यू में केवल 14% की ग्रोथ आई। स्नैपडील भारत के सबसे पुराने ई कॉमर्स स्टार्टअप्स में से है और सबसे महत्वपूर्ण बात स्टार्टअप्स के पूरे कामकाज की है जो अब निकल कर सामने आ रही है और जिसके कारण स्टार्टअप के मॉडल्स का रिवैल्यूएशन शुरू हुआ है और लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू किया है। उसमें आप स्नैपडील का नमूना देख ले सकते हैं। स्नैपडील का टोटल खर्चा 2021 में 636 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 270 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें कि ज़्यादातर खर्च हुआ एम्प्लॉइज बेनिफिट और कर्मचारियों को तनख्वाहें और प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करने पर। सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ विज्ञापन करने के ऊपर, जो 176 से 321 करोड़ रुपए हो गया। यानी कंपनी के कारोबार से कोई मुनाफा नहीं था। अधिकांश खर्च कंपनी ने अपने आप को और बनाए रखने के लिए अपने प्रचार पर किया है और जिसका नुकसान हमें इस घाटे के तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो 4 गुना बढ़ा है कंपनी का घाटा। स्नैपडील बीच में इस कोशिश में थी कि वो अपना शेयर भी सूचीबद्ध कराएगी, शेयर बाजार में लेकर आएगी, पर जिस तरीके की तबाही या अफरा तफरी हमने न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में देखी है, उसके बाद स्नैपडील का ये विचार शायद अभी फ़िलहाल पीछे हट गया है या तत्काल आने की संभावना नहीं है। भारत पे का नुकसान भी काफ़ी बड़ा है। हालांकि भारत पे को ये नुकसान अपने शेयरों के जो प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने थे उसके कारण हुआ है, लेकिन कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई बहुत बड़े चेंज नहीं दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के पास अभी भी भारत पे जैसी और फिनटेक जैसी कंपनियों के पास रेवेन्यू करीब 321 करोड़ रुपये बढ़ा है 119 करोड़ रुपये से, लेकिन उसकी तुलना में घाटे में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। देखिए, आपने छटनी की बात सुन ली, आपने घाटों की बात सुन ली, अब चलिए बात करते हैं वैल्यूएशन की। मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की योजना 24,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर 400 करोड़ रुपए
जुटाने की थी। बाजार में कंपनी की वैल्यूएशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ने बुधवार को यह स्पष्ट किया, ये सफाई दी कि उनकी ओर से फाइल पेपर्स में कहीं वैल्यूएशन का जिक्र ही नहीं है। इस बीच दुनिया के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप एड्यूटेक स्टार्टअप बायजूस के प्रमुख बायजू रविंद्रन बायबैक के जरिए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वे फंडिंग की तलाश में हैं। आखिरी फंडिंग के समय बायजूस की जो वैल्यूएशन थी वो $22 बिलियन के करीब थी। सर, पहला सवाल मामाअर्थ पर। मामाअर्थ के आईपीओ को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? वैल्यूएशन को लेकर, स्टार्टअप के वैल्यूएशन को लेकर शुभम, बहुत काफ़ी कुछ बाजार में सोचने जैसा है, विचार करने जैसा है, निवेशकों जैसा है। क्योंकि पिछले एक साल में ये उत्साह तो कम से कम वास्तविकता के धरातल पर, तर्क पर आ जाना चाहिए कि स्टार्टअप के वैल्यूएशंस का आधार क्या है। और ये बात सेबी भी पूछ रहा है, बाकी लोग भी पूछ रहे हैं। लोग हाथ क्या पूरी कोहनी तक जला चुके हैं स्टार्टअप शेयर में पैसे लगाकर, चाहे वो पेटीएम हो। मामाअर्थ का मुद्दा ताज़ा भी यहीं सामने आया है। मामाअर्थ के बारे में कहा जा रहा है कि मामाअर्थ करीब $3 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को या वैल्यूएशन को टारगेट कर रही। 24,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है। ये कंपनी 2022 की जनवरी में यूनिकॉर्न बनी थी। अब ये वैल्यूएशन अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें ना शुभम, तो आश्चर्य होता है कि इन वैल्यूएशंस को बाजार के शेयरधारक कैसे मानेंगे या बैंकर्स कैसे मानेंगे। एक जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में या जिस उत्पाद कैटेगरी में मामाअर्थ का अपने उत्पाद बेचती है, वो उत्पाद आमतौर पर एफएमसीजी या कंज्यूमर कॉस्मेटिक्स उत्पाद है। वहाँ पर हिंदुस्तान लीवर, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, कोलगेट पामोलिव, इमामी, बजाज कंज्यूमर केयर जैसी कंपनियां हैं। और इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18 गुना, 23 गुना, 38 गुना, 53 गुना के आसपास है। हिंदुस्तान लीवर जो सबसे बड़ी कंपनी, इसका सबसे बड़ा प्रोफाइल है, 62 गुना है। मामाअर्थ 1714 गुना वैल्यूएशन सीख कर रही है। नायका 960 गुना वैल्यूएशन सीख कर रही है। वो कंपनियां जो लंबे समय से बाजार में अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, जिनके पास उत्पादन क्षमताएं हैं, जिनके पास बड़ा बाजार है, जिनके पास इतना बड़ा ब्रांड है, उनके पी के रेशियो में स्टार्टअप कंपनियों के इतने ऊंचे वैल्यूएशन किसी के गले नहीं उतरते हैं। और यही वजह है कि मामाअर्थ के स्टॉक के वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया कि उसने वैल्यूएशन का कोई जिक्र नहीं किया, पर बाजार में बड़ी चर्चा है कि मामाअर्थ एक बड़े वैल्यूएशन का प्रस्ताव लेकर आ रही है। सेबी शायद इसको मानेगी कि नहीं, ये पता नहीं है। कंपनी करीब 400 करोड़ रुपए के आईपीओ की तैयारी कर रही है, जिससे कि वो 400 करोड़ रुपए उठाना चाहती है। और 46.8 मिलियन शेयर्स जारी करने का प्रस्ताव है, ऐसा पता चला है। सर, बायजूस के बायबैक की तैयारी क्यों हो रही है? बायजूस के प्रमोटर बायजू रविंद्रन कंपनी को उभारने की बार बार कोशिशों में लगे हैं। पहले हमने रिजल्ट्स देर से आते देखे, फिर कंपनी ने अपने यहाँ छटनी की। अब ऐसा लग रहा है, जो खबर आ रही है उस हिसाब से बायजू के मालिक बायजूस रविंद्रन ऐसा धन या संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकें। संकेत है कि शायद कुछ बड़े निवेशक कंपनी से हिस्सेदारी बेचकर निकलना चाहते हैं। और बायजूस की स्टेक अभी कंपनी में 25% है, जिसे बढ़ाकर वो 40% तक पहुंचाना चाहते हैं। और चूंकि कंपनी लिस्टेड नहीं है और निवेशक अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो हिस्सेदारी बायजूस को खरीदनी पड़ेगी, इसकी तैयारी चल रही है। फिलहाल एड्यूटेक का जो पूरा स्पेस है, उस स्पेस में बड़ी गतिविधियां नहीं हैं, कंपनियां गहरे दबाव में हैं, उनके पास डिमांड भी नहीं है। और हमने कल मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा भी की थी कि इंटरनेट इकॉनमी की ग्रोथ भी भारत में स्लो हो रही है।